देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर। अच्छा देखो, हम लोग का बोनस इश्यू राइट इश्यू कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? शेयर तो देखो दो तरीके का होता है। कोई भी कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो दो तरीके का शेयर इशू कर सकती है। एक तो होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर का पैसा लाइफ टाइम अपने पास नहीं रख सकते हैं, वो रिटर्न करना पड़ता है। जैसे किसी से लोन लिया तो उसे उसका पैसा रिटर्न करना पड़ता है, जैसे कि डिवेंचर में भी होता है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर के केस में भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा मैक्सिमम 20 ईयर्स के अंदर लेकिन हमें रिटर्न करना पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक कंपनियां हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए आई थिंक 30 ईयर्स होता है। ये तुम लोग लॉ में भी पढ़ोगे, तो अगर वहां से याद है तो देख लो। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब बेसिकली हो गया कि रीपेमेंट करना है हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा जो हम लोगों ने उनसे लिया हुआ था। तो इसका मतलब हो जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एग्रीड रेट। एग्रीड रेट। अब एग्रीड रेट का मतलब क्या होता है? जब इशू होता है तभी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम होगा। अगर पर वैल्यू पे होगा तो पर वैल्यू पे, अगर प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ सकता है। तो एग्रीड रेट जो बात हुआ था उसी पे जो है रिडम्पशन करना पड़ेगा। अब रिडम्पशन का कुछ कंडीशंस होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को, तभी वो रिडीम कर सकती है। तो देखो कंडीशन क्या क्या है, रिक्वायरमेंट एज पर लॉ क्या है। तो रीपेमेंट ये तो पहला लिखवा दिया कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट एग्रीड रेट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑथराइज्ड होना चाहिए, कंपनी के पास ऑथोरिटी होना चाहिए रिडेम्पशन का। कहां पर वो ऑथोरिटी लिखा हुआ रहेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा और एक रूल्स जो है फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। प्रेफरेंस शेयर्स कांट बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। जब तक फुल्ली पेड नहीं होगा तब तक रिडेम्पशन नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने बोनस शेयर का भी देखा था कि बोनस शेयर उन्हीं को इशू कर सकते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर पे बोनस मिलता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स पे अगर पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है, कोई भी अनपेड अमाउंट है किसी भी शेयर पे, तो उनको बोनस नहीं मिलता है। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर जो है उनका रिडेम्पशन तभी हो पाएगा अगर उनका फुल्ली पेड है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कांट बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। अगर फुल्ली पेड नहीं है तो उनका रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो रिडेम्पशन का ये मेन दो कंडीशन है। ठीक है, अच्छा, और रिडेम्पशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या जो है प्रेजेंटली क्या अवेलेबल होना चाहिए। देखो रिडेम्पशन करने के लिए हम लोगों को हमारे पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए पैसे का, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं दूसरे का पैसा लौटा देंगे जो कभी उनसे लिया था। ठीक है, अब उतना लौटा सकते जितना लिया था, एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ भी लौटा सकते। जितना लिया था उतना लौटाने से जो है पर पे रिडेम्पशन, जितना लिया था उससे ज्यादा कुछ दे रहे हैं, मतलब जो लिया है वो तो दे रहे प्लस कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन। ठीक है, तो रिडेम्पशन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो रिडेम्पशन के लिए देखो सबसे पहले हम लोग को चाहिए
अगर हम लोग रिडम्पशन करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग को चाहिए मनी अवेलेबिलिटी। पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा होगा तभी ना दूसरे का पैसा रिटर्न करेंगे। अच्छा, अब पैसा कहाँ कहाँ हो सकता है, कंपनी के पास कहाँ से पैसा आ सकता है? हो सकता है उनके बैंक में पैसा है, मतलब एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है उनके पास, कुछ एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है उनका। और कहाँ से पैसा आ सकता है? अगर पैसा बैंक में नहीं है तो अगर उनके पास कुछ एसेट्स है तो वो बेच के पैसा जो है मतलब प्रोक्योर कर सकते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है उनका, वो बेच के वो पैसा ला सकते हैं पेमेंट करने के लिए। दूसरा, वो शेयर इशू कर सकते हैं, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज कौन कौन सा शेयर्स, देखो यहाँ पर इशू ऑफ सिक्योरिटीज लिख दिया। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, शेयर्स और डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट इनके पास क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर तो मैंने मनी अवेलेबिलिटी लिख दिया। नेक्स्ट इनके पास होना चाहिए, इनको प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ सकता है। देखो पैसे का अवेलेबिलिटी है, पैसा कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अगर पर वैल्यू पे है तो जितना लिया था उतना, और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो जितना लिया था उससे एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्रीमियम। ठीक है, तो अगर राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ ऑन रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में ये तभी, ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये तभी पॉसिबल है अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ तो क्या सिचुएशन हो सकता है? तो दो सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉ का रूल्स आ जाता है, तो यहाँ तो जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में इसके बाद लिख रहे हैं। मतलब तुम लोग चाहो तो इसका 2 पॉइंट करो। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में इसका 2 पॉइंट लिखने वाले हैं। अच्छा, देखते हैं यहाँ हो जाएगा तो बेटर होगा। देखते हैं यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, यहाँ पर लिखते हैं प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट comply with AS अंडर सेक्शन 133। और एक होता है अदर कंपनीज, अदर कंपनीज। ठीक है, इसमें मैंने बोला कि अगर प्रीमियम पे करना है तो एक मतलब रूल्स आ जाता है कि प्रेस्क्राइब्ड ऐसे कंपनियां, मतलब देखो बोल रहे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ एएस अंडर सेक्शन 133, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ एक्ट पर होते हुए अंडर सेक्शन 133 के अंडर जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उनके लिए प्रीमियम पे करने का क्या रूल्स है, और दूसरे कंपनियां जो इस प्रोविजंस के अंडर नहीं आती है उनके लिए क्या रूल्स है कि वो अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे पे कर सकती है। ठीक है, तो इनका जो रूल्स है, ये वाला जो है, इनका जो रूल्स है ये हम ऊपर लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर एरो देके के लिख देते हैं। इनको क्या यूज करने के लिए बोला गया है? इनका पीएल यूज कर सकते हैं और जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। और जो अदर कंपनीज है वो क्या यूज कर सकती है? अदर कंपनीज यूज कर सकती है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल, जनरल रिजर्व। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लो। यहाँ पर लिखवा दिए इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा हो गया, हम बता देते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहले तो लिखा मनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसके बाद मैंने लिखा जब प्रीमियम राइट ऑफ करना पड़ रहा है, अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो उस केस में कंपनी का जो है
दो टाइप के कंपनी में ये बात डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ऐसी कंपनी है जो अंडर सेक्शन 133 के अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर पाएगी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, मतलब 100 रुपए लिया था प्रेफरेंस शेयर का, 110 रिटर्न करना है। अगर कंपनी ऐसा है तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपीज के लिए वो पीएल यूज कर सकता है, जनरल रिजर्व, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकता है रिजर्व सरप्लस के अंडर। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कंपनी है, यानी अदर एनी कंपनीज, तो वो पीएल जनरल रिजर्व तो यूज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये रूल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट लिखेंगे, मतलब ये दो और एक पॉइंट रिडम्पशन का। लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 55 के हिसाब से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये क्यों किया जाता है, सेक्शन 55 क्यों बनाया गया है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इशू ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बताते हैं, देखो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट समझ में आया। सबसे पहला रिक्वायरमेंट पैसे का जरूरत है। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा, उसके लिए देखो, मतलब उसका रूल्स हो जाता है, अगर कंपनी वाइज इसका डिवाइडेशन हो जाता है। अगर सेक्शन 133 के अंडर का कंपनी है तो पीएल जनरलिज्म यूज करेगी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। अगर उसके अलावा कोई कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। सेक्शन 55 के हिसाब से जब भी कभी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा, तो इन जो आउटसाइडर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें शेयर इशू करना पड़ेगा, या फिर कैपिटल रिजर्व में सीआरआर में सॉरी रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये पॉइंट हम समझाते क्या, ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। पैसा या तो बैंक में रहना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, या शेयर इशू करेंगे, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। और ये तो मैंने जस्ट एक लीगल रिक्वायरमेंट बताया है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट हम समझाते हैं कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आउटसाइडर ये क्या होता है। देखो, पहला बात है आउटसाइडर्स मतलब कौन। आउटसाइडर्स का मतलब होता है जैसे कि क्रेडिटर। ठीक है, आउटसाइडर का मतलब क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, ये हो जाते हैं आउटसाइडर। ठीक है, तो फिर कौन आउटसाइडर नहीं है लेकिन जिनको हमें पे करना पड़ सकता है, वो है शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, जब भी कभी कंपनी लिक्विडेट होती है तो एक टॉपिक होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बोल के। जब भी कभी कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेट होने पे क्या होता है, लोग लाइन पे लगते हैं कि मेरा पैसा दे दो। ठीक है, तो अब पैसा देने का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आउटसाइडर को दिया जाता है, फिर ही शेयर होल्डर लोगों को दिया जाता है। वो तुम लोग कभी ईबीआईटी वाला कंसेप्ट देखे ही होगे। ठीक है, वहां पर भी देख सकते हो। यहाँ पर जब नॉर्मल पेमेंट होता है, हम तो ये लिक्विडेशन का बात कर रही है, ये तो कंपनी का जब अर्निंग मतलब जो इनकम होता है उससे जो प्रॉफिट होता है, फिर डिविडेंड दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है, फिर दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, फिर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। पहले इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, इनको जो दिया जाता है उसका नाम होता है डिविडेंड। तो प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, आउटसाइडर हो गया। और ये जो है इनसाइडर बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो है प्रेफरेंस पहले आता है, इक्विटी शेयर होल्डर का उसके बाद आता है। अगर कुछ बचेगा तो उनको मिलेगा। ये तो ऑनगोइंग जब बिजनेस है। लेकिन अगर लिक्विडेशन पे भी कंपनी जाता है तब भी आउटसाइडर को पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही जो है बाकी लोगों को देना पड़ता है। उसका ना अलग अलग रूल्स भी होता है कि किसको पहले दे, क्रेडिटर को पहले, डिवेंचर होल्डर को पहले, इस तरीके का अलग अलग रूल्स होता है। वो तो लिक्विडेशन में ही हमें डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना समझते हैं कि आउटसाइडर कौन है। जो
लिखा हुआ है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द आउटसाइडर। अब आउटसाइडर का प्रोटेक्शन का बात क्यों आ रहा है? अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, अभी तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पढ़ रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर हम लोग रिडीम करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें अपना पैसा जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग अपना रिसोर्स को यूज कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो एसेट का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, एसेट जो है हम लोग का कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैश कम हो रहा है, तो एसेट साइड में तो कैश लिखा जाता है ना, तो हम लोग का ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो आउटसाइडर है उनका प्रोटेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। अब इसको देखो, समझते हैं कैसे कम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज सन्ड्री एसेट। कैसे कम हो जाता है उसका प्रूफ देखो। सन्ड्री एसेट हो गया सपोज यहाँ पर 30, यहाँ पर लिखते हैं शेयर कैपिटल 10, प्रॉफिट एंड लॉस 10, क्रेडिटर 10, ठीक है, टोटल कितना हो गया 30। यहाँ पर भी टोटल मैंने कितना लिख दिया 30। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटसाइडर है वो कितने टाइम्स प्रोटेक्टेड है। जैसे हम लोग कुछ चीज परसेंटेज में लिख सकते हैं ना, वैसे कितने टाइम्स, कितना गुना प्रोटेक्टेड है। तो देखो कितना गुना प्रोटेक्टेड है। एसेट हम लोग के पास है 30, सन्ड्री एसेट लिखा है मैंने, फिक्स्ड करेंट कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, सन्ड्री एसेट लिखा हुआ है 30। अब कंपनी के पास कैपिटल इतना है, ठीक है, और कैपिटल को यूज करके कंपनी ने इतना प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। अब ये प्रॉफिट जो पीएल बोल के है, ये डिविडेंड को पे करने के लिए काम आता है, फ्री रिजर्व है, ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम इतना डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का 30 एसेट से 10 लेस हो सकता है, यानी 20 बच सकता है। ये मैंने कैसे बताया, देखो जब हम लोग डिविडेंड देंगे तो हम लोग अपने प्रॉफिट का यूज करेंगे, तो प्रॉफिट प्रॉफिट बोल के तो कुछ चीज नहीं होता है जिसे बांट देंगे, मतलब कैश बांटेंगे ना, तो फिर प्रॉफिट अगर इधर का यूज होगा तो सिमिलर वे में यहाँ से कैश उतने से डिडक्ट होगा, तो सन्ड्री एसेट भी उतने से कमेगा। अगर हम लोग, ये मैंने 10 क्यों माइनस किया, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो है 10 रुपीज का, अगर हम ये पूरा रुपीज या फिर ये मान लो इन लाख में है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सारे डेटा इन लाख में है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 30 लाख का एसेट है, अगर हम लोग 10 लाख का मैक्सिमम डिविडेंड बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री रिजर्व 10 लाख का ही है, तो अगर हम लोग 10 लाख का बांटेंगे तो हमारे पास 20 लाख का फिर भी एसेट रह जाएगा, जिससे हम लोग अपने क्रेडिटर को पे कर सकते हैं जरूरत पे। तो क्रेडिटर कितना टाइम प्रोटेक्टेड है, देखो 20 लाख है और क्रेडिटर है हम लोगों के पास 10 लाख का, ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स प्रोटेक्टेड है। कितना गुना प्रोटेक्ट, क्रेडिटर बोलेगा मुझे तो टोटल देखो, मतलब सारे क्रेडिटर देख रहे हैं बैलेंस शीट की तरफ कि 10 लाख कंपनी को देना है, कंपनी के पास अवेलेबल है 20 लाख, तो हम लोग डबल टाइम्स प्रोटेक्टेड है। इसको बोलते हैं कितना टाइम प्रोटेक्टेड है, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। अब अगर हम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो कैसे आउटसाइडर जो है प्रोटेक्शन उसका कम हो जाएगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर रिडम्पशन कर दिया, सेम चीज को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सन्ड्री एसेट है 30 लाख, शेयर कैपिटल है 10 लाख, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। पीएल है 10 लाख, क्रेडिटर है 10 लाख, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, ये तो मैंने बोला कि कितना टाइम प्रोटेक्टेड है वो देख रहे हैं, अब हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं इस हालत में, तो रिडेम्पशन करने से कैपिटल कम होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में ही तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर रिडेम्पशन हो जाएगा तो उसके बाद का कंडीशन क्या होगा, देखो अगर रिडेम्पशन हो जाएगा यहाँ पर ये 10 लाख जो है ये चेंज होके कितना हो जाएगा, ये 10 लाख रिडेम्पशन होने पे, अब कितना रिडेम्पशन होगा वो भी देखना पड़ेगा। चलो हम लोग सोच लेते हैं कि रिडेम्पशन होगा 2 लाख का, यहाँ पर लिखते हैं रिडेम्पशन 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, तो ये 10 लाख कम होके 2 लाख हो जाएगा। ये बैलेंस शीट हम पीछे बना के दिखाते हैं, अगर रिडेम्पशन हो जाएगा तो नया वाला बैलेंस शीट कैसे दिखेगा रिडेम्पशन होने के बाद। तो शेयर कैपिटल 10 से 2 लेस हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल कैसे हो जाएगा 10 माइनस रिडेम्पशन हो गया तो 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 लाख। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि पीएल हम लोग का कितना है, पीएल हम लोग का 10 लाख है, और क्रेडिटर ये भी हम लोग का 10 है, यहाँ पर लिखते हैं दोनों 10 को ही हम यहाँ पर लिखते हैं, रिडेम्पशन हो गया। अच्छा, अब सन्ड्री एसेट
ये कितना था 30 था, लेकिन रिडम्पशन हुआ तो कैश चला जाएगा, ठीक है, मतलब एसेट कम होगा, तो एसेट कम होगा तो कितना हो जाएगा रिडेम्पशन की वजह से 2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर कितना आ गया 28, इधर भी 28, टैली तो हो गया, कैपिटल कम हुआ, इधर से एसेट कम हुआ। अब चेक करते हैं कि कितने टाइम्स क्रेडिटर प्रोटेक्टेड है। तो हम लोग के पास टोटल एसेट है 28 लाख, मैक्सिमम हम लोग इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कितना, जितना फ्री रिजर्व है 10 लाख, तो 18 लाख हम लोग के पास जो है बच रहा है। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर 10 लाख है, तो ये कितने टाइम जो है प्रोटेक्टेड हुए 1.8 टाइम्स, ठीक है, मतलब इनका प्रोटेक्शन का जो मतलब जितने गुना था वो कम हो गया, ये 2 गुना था, वहां से 1.8 टाइम्स हो गया, ठीक है, इनका प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। ये कंडीशन होने के बाद क्रेडिटर देखेंगे, अच्छा मेरा तो लाइबिलिटी 10 ही है, लेकिन गुड इवनिंग संपत, गुड गुड इवनिंग इवनिंग संपत, मैम। गुड इवनिंग। देखो तो यहाँ पर क्रेडिटर क्या सोचेगा, क्रेडिटर ये सोचेगा कि अच्छा मेरा तो 10 लाख की लाइबिलिटी है, लेकिन एसेट कम होते जा रहा है, लाइबिलिटी इनका उतना ही है, एसेट कम होते जा रहा है, तो प्रोटेक्शन कम होते जा रहा है। अगर ऐसे करते करते कंपनी अगर अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते जाएगी, यहाँ प्रेफरेंस शेयर का बात हो रहा है, और जब हमें पे करने का बारी आएगा, अब देखो पे अगर करना होगा तो जैसे मान लो टर्म आ गया प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने का, तो रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि क्रेडिटर का प्रोटेक्शन कम हो जाएगा बोल के हम लोग रिडेम्पशन नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ और तरीका तो सोचना पड़ेगा। तो जिसका ही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि क्रेडिटर जो है उनका प्रोटेक्शन एज इट इज रहे, या फिर शेयर इशू करना पड़ेगा। शेयर इशू करने से कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, हम लोगों ने जितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया उतने का अगर हम लोग शेयर इशू कर देते हैं नया, जैसे कि इक्विटी शेयर वगैरह, तो हम लोग का कैपिटल उतने का उतना ही रह जाएगा, तो इनका प्रोटेक्शन जो है एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। शेयर इशू करने से क्या होगा, मान लो 2 लाख का रिडेम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर और 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया, तो कैश भी 2 लाख का आएगा, तो ऐड होके वो प्रोटेक्शन वैसे ही हो जाएगा, एसेट 30 लाख ही रह जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला है सीआरआर क्रिएट करने का, वो हम समझाते हैं, ये तो तुम लोग समझ रहे होगे कि क्या होगा अगर मान लो प्रोटेक्शन, ये समझ में आया कि प्रोटेक्शन क्यों कम हो जा रहा है, ऐसे करके प्रोटेक्शन कम हो जा रहा है, ठीक है। अब इस चीज को क्या करना है, प्रोटेक्शन कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा ताकि प्रोटेक्शन कम ना हो। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि शेयर इशू कर सकते हैं। अब शेयर इशू करने से क्या होगा, अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, हम दिखा देते हैं इशू ऑफ शेयर्स, अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन जो है वो 2 टाइम्स ही रह जाएगा। कैसे, ये देखो बैलेंस शीट, कंपनी ने शेयर कैपिटल था 10 लाख, ठीक है, उसमें से रिडीम कर दिया 2 लाख, ठीक है, फिर इशू कर दिया सपोज 2 लाख का, उतना या उससे ज्यादा तो भी चलेगा, कम होने से ही प्रॉब्लम है, उतना या उससे ज्यादा, मान लो उतना ही कर दिया, तो 10 लाख का 10 लाख रह गया, पीएल जैसे 10 लाख था, क्रेडिटर 10 लाख था, इधर 30, अच्छा, और ये जो सन्ड्री एसेट था ये 30 लाख का था, ठीक है, फिर उसमें से रिडम्पशन के लिए पेमेंट हुआ तो 2 लाख कम हो गया। अब इशू करके 2 लाख रुपीज आया, क्योंकि शेयर इशू करने से एंट्री क्या होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल, तो ये फिर से 30 लाख आ गया, और जैसे ये 30 लाख आ गया, देखो जैसे ये 30 लाख आ गया, तो इसका मतलब क्रेडिटर कितना टाइम्स प्रोटेक्टेड हो गया, देखो 30 लाख कंपनी के पास है, जिसमें से कंपनी 10 लाख का डिविडेंड, यानी जो शेयर होल्डर को, मतलब जो इनसाइडर लोगों को दे सकती है, वो 20 लाख दे सकती है, ठीक है, मतलब ये तो कंपनी बांट सकती है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनी अपना प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकती है। तो 20 लाख का 10 लाख क्रेडिटर को पे करना है, क्रेडिटर देख रहा है कंपनी के पास एसेट बचेगा 20 लाख और मुझे 10 लाख का जो है लाइबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है, तो फिर हम 2 टाइम्स प्रोटेक्टेड है। तो इनका जो प्रोटेक्शन है वो शेयर होल्डर को पे करने के लिए कम नहीं होना चाहिए, तो शेयर इशू करके ये प्रोटेक्शन एज इट इज रखा जा सकता है। दूसरा कंसेप्ट है कि सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करके किस तरीके से प्रोटेक्शन रखा जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन देखो सीआरआर वाला। सीआरआर कैसे, सीआरआर क्रिएट करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट बना दिया, शेयर कैपिटल ये है 10 लाख, अच्छा, पीएल 10 लाख, क्रेडिटर 10 लाख,
तो ये टोटल करके 30 लाख। ठीक है, एक बार ऐसे लिखो, हम बताते हैं यहाँ क्या क्या माइनस करेंगे। सन्ड्री एसेट्स ये था 30 लाख। ठीक है, अगर हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं तो यहाँ पर रिडेम्पशन करते हैं 2 लाख का, तो ये कितना हो जाएगा 8 लाख। हम रिडेम्पशन 2 लाख मान के कर रहे हैं। ठीक है, रिडेम्पशन हम मान रहे हैं कि 2 लाख का कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, तो यहाँ से एसेट से भी जो है रिड्यूस होगा, रिडेम्पशन की वजह से 2 लाख, तो एसेट बन जाएगा 28 लाख। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर तो ये 30 नहीं होगा, फिर इसका टोटल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम टोटल लास्ट में ही लिखेंगे। ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर सीआरआर क्रिएट करने बोल रहा है। सीआरआर कहाँ से क्रिएट होता है? फ्री रिजर्व से क्रिएट होता है। फ्री रिजर्व हम लोग के पास कितना है? 10 लाख का है। पीएल फ्री रिजर्व है। ठीक है, हम बता देंगे फ्री रिजर्व कौन कौन सा होता है। तो ये 10 लाख का है। अब कितना सीआरआर क्रिएट करना है? तो सीआरआर क्रिएट करने का रूल्स ये है कि जितना हम लोग रिडेम्पशन करेंगे उतने का सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, और उसका नॉमिनल वैल्यू वो हम डिटेल्स में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि रिडेम्पशन जितना करेंगे उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा फ्री रिजर्व से। ठीक है, तो सीआरआर क्रिएट कितने का हो जाएगा? सीआरआर क्रिएट हो जाएगा 2 लाख का, क्योंकि 2 लाख का रिडेम्पशन हुआ। कहां से क्रिएट होगा? फ्री रिजर्व से। तो पीएल से 2 लाख लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर टू सीआरआर करके। ठीक है, ट्रांसफर टू सीआरआर, तो यहाँ पर कितना हो गया? 8 लाख। तो 8 + 2 10, 10 10 20 और 28 लाख, दोनों साइड 28 लाख, बैलेंस शीट टैली हो गया इस तरीके से। अब देखते हैं क्रेडिटर कितना प्रोटेक्टेड है। 28 लाख एसेट है, उसमें से मैक्सिमम कितना डिविडेंड कंपनी बांट सकता है? 8 लाख। ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्री रिजर्व 8 लाख का है। सीआरआर तो सिर्फ एक ही काम में लगता है, बोनस इशू करने के लिए। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने यही कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर हो गया 20 लाख। ठीक है, 20 लाख का एसेट रहेगा कंपनी के पास क्रेडिटर को पे करने के लिए। ठीक है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी 2 टाइम्स का जो है प्रोटेक्शन मिल जा रहा है क्रेडिटर को। मतलब बिफोर रिडेम्पशन जो था, आफ्टर रिडेम्पशन भी वही हुआ, इस केस में भी हुआ, इश्यू ऑफ शेयर के केस में भी हुआ, सीआरआर क्रिएट करके भी हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना चाहते हैं, दे सकते हैं। रिडेम्पशन का टाइम आया तो देना ही पड़ेगा, अगर बिफोर टाइम कर रहे तो भी ठीक है। लेकिन हम लोग को 2 चीज फॉलो जरूर करना है, हम लोग को शेयर इशू कर देना है या फिर सीआरआर में जो है ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा वो सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। जितना रिडेम्पशन होता है एटलीस्ट उतना उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स होता है, तो वो हम तुम लोग को बता देंगे कि कितना कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो है कंप्लीट हुआ, ये 3 पॉइंट जो मैंने समझाने का कोशिश किया। अब नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखना है। देखो यहाँ पर लिखेंगे रिडेम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल मतलब वही फ्रेश इशू। ये देखो, आउट ऑफ कैपिटल मतलब फ्रेश इशू कर दिया। ठीक है, मतलब अगर मुझे पैसे का जरूरत है तो हम शेयर इशू करके पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। ये देखो, इशू ऑफ सिक्योरिटीज वही वाला। तो आउट ऑफ कैपिटल यानी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब शेयर्स में क्या आ जाएगा? इक्विटी प्रेफरेंस। आउट ऑफ प्रॉफिट में लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआरआर। ठीक है, जो ये वाला मैंने अभी दिखाया। ठीक है, पीएल से देखो, पीएल से जो यहाँ पर जो हम लोग का फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वहां से ही हम लोगों ने सीआरआर क्रिएट किया, तो वही लिखा है देखो, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या हुआ? कैपिटलाइजेशन कर दिया। कैपिटलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू करने के लिए काम में आता है। और बोनस इशू करने का मतलब होता है रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर करना, दैट इज कैपिटलाइजेशन। लास्ट क्लास में
लोगों ने जब बोनस किया तो वहां पर जब भी नरेशन लिख रहे थे बोनस इशू होने का, तब लिख रहे थे ना कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। वही चीज है कि हम लोग अपने फ्री रिजर्व को सीआरआर बना रहे हैं, यानी कैपिटलाइजेशन कर रहे रिजर्व का। तो सीआरआर को कैपिटलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैपिटल यानी कि ये शेयर इशू करने के ही काम आता है, बोनस इशू और किसी भी काम में नहीं आता है। बोनस इशू करने से इसका यूज होता है, हम लोग का रिजर्व जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होता है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ऐसे करके एंट्री होगा क्रिएट होने का। अच्छा, अब फ्री रिजर्व क्या क्या होता है, फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है वो भी बता देते हैं। वैसे हम लोगों ने फ्री रिजर्व पहले भी पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी। फ्री रिजर्व क्या क्या होता है, वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व। दीज those which are available for distribution of dividend distribution of डिविडेंड, उसको हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जनरल रिजर्व, ये मैंने जनरल रिजर्व लिखा है, रेवेन्यू रिजर्व, पीएल, सरप्लस, एटसेट्रा, ठीक है। जो भी रिजर्व हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में ले सकते हैं वो सारे रिजर्व को हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व, ठीक है। और इसके पहले भी हम लोगों ने सीआरआर का क्रिएशन पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो सीआरआर क्रिएट होता है जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में, तो वो फ्री रिजर्व से ही होता है, वहां मैंने फ्री रिजर्व बताया भी था, ठीक है। अब सीआरआर का यूटिलाइजेशन देख लो, सीआरआर का यहाँ पर लिखते हैं, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर issuing fully paid bonus share it can't be utilized for write off losses or preliminary expenses। ये सिर्फ और सिर्फ जो है बोनस इशू करने के लिए काम आता है, बाकी और किसी भी काम में सीआरआर नहीं आता है, ठीक है। ये कभी भी कोई लॉस राइट ऑफ, जैसे हम लोगों के पास रिजर्व वगैरह होता है तो उससे हम लोग लॉस राइट ऑफ कर सकते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि नहीं लॉस राइट ऑफ या प्रिलिमिनरी कुछ एक्सपेंसेस है उसे राइट ऑफ करने के काम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कितना सीआरआर हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, जितना प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करना है उसका नॉमिनल वैल्यू माइनस कर देंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। अगर हम लोग कुछ फ्रेश इशू कर रहे हैं तो वो माइनस कर देंगे, बाकी बचे हुए वैल्यू के साथ ऐड पर होने के लिए हम लोग जितना अमाउंट बचेगा उतने का हम लोग सीआरआर जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उतने का हम लोग सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो क्या एक ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग इस पे जो है इसका मेथड्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड होता है। देखो वैसे तो मेथड पता ही चल रहा है, हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं और क्या बोलते हैं उसे फ्रेश इशू कर सकते हैं और सीआरआर क्रिएट करके हम लोग जो है रिडेम्पशन कर सकते हैं। फिर भी इसको हम लोग अलग अलग मेथड से देखो जान लेते हैं कैसे करके होगा। मेथड 1 2 3, ठीक है। मतलब ये
तीन तरीके से हो सकता है। एक होता है सिर्फ सीआरआर क्रिएट करके भी कर सकते हैं, एक हो सकता है कि हम लोग इसे जो है फ्रेश इशू करके कर सकते हैं, एक हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओवरऑल तो सारा चीज ही बता दिया है, ठीक है। अब कितना ट्रांसफर करना है वो हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नॉमिनल वैल्यू, लेकिन इसके बारे में एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको तीन मेथड में हम ट्रांसफर कर देते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है, तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगा। चीज यही है जो मैंने ओवरव्यू वाला वही है, लेकिन इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। पहला है मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, ठीक है। तीन मेथड हो सकता है। पहला मेथड है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड यानी कि रिजर्व। दूसरा आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, मतलब शेयर इशू करके, वही देखो यहाँ पर बोला हुआ है फ्रेश इशू, और ये क्या है सीआरआर, ठीक है। फ्रेश इशू करो या सीआरआर क्रिएट करो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फंड। और थर्ड नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2, मतलब दोनों का मिक्सड अप, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत शेयर इशू कर देते हैं और थोड़ा बहुत जो है सीआरआर क्रिएट करके कर लेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो भी हो सकता है। तो पहले हम लोग मेथड 1 का देखते हैं क्या होता है। मेथड 1 में क्या होगा, हम लोग के पास जो फंड है, फंड का मतलब ये रिजर्व का मतलब फंड का बात हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो सीआरआर क्रिएट करना है वो कितना क्रिएट करना है, ठीक है। कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास है फ्री रिजर्व, ठीक है। अब फ्री रिजर्व कौन कौन सा होता है, अभी अभी मैंने बताया फ्री रिजर्व कौन कौन सा होता है, ठीक है। अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व है उससे ही कंपनी सीआरआर क्रिएट करेगी, तो कितना सीआरआर जो है कंपनी क्रिएट करेगी वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हाउ मच क्रिएट करना पड़ेगा, क्या चीज, सीआरआर। इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर ये है, देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, ये देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड। जितने नॉमिनल वैल्यू का शेयर रिडीम होगा उतने का जो है सीआरआर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उतने का सीआरआर क्रिएट होना चाहिए। तो इस पे देखो चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर का ₹100 ईच, ठीक है। सीआरआर कितना बनेगा, सीआरआर बनेगा, बता दिया है नॉमिनल वैल्यू, रूल्स क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, यानी कितना होगा, अगर 10,000 प्रेफरेंस शेयर है उसे हम लोग रिडीम करना चाहते तो कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। इतना हम लोगों को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 है, नॉमिनल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर का एट द रेट ऑफ 100, और रिडेम्पशन वैल्यू है, रिडेम्पशन वैल्यू है मतलब जितने में रिडीम किया जाएगा वो है हम लोग का 120, ठीक है। तो सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, रूल्स तो उसका फिक्स्ड है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, ये मैंने प्रेफरेंस शेयर लिखा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर्स के लिए कितना हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू 100 है तो यहाँ भी 100 ही होगा, गलती से हम लोग को 120 नहीं लेना है, ठीक है। 120 नहीं लेना है, ये हम लोगों का रिडेम्पशन वैल्यू, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू, ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है। हमें नॉमिनल वैल्यू से ही सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को इसमें कुछ ज्यादा लेना ही नहीं है, नॉमिनल वैल्यू से ही हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो
सीआरआर क्रिएट का मैंने एंट्री तो बता ही दिया तुम लोग को यहाँ पर ही। ये देखो फ्री रिजर्व टू सीआरआर, फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाएगा, फ्री रिजर्व में आ जाएगा हम लोग का ये सब रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल, सरप्लस, ये सारी चीज जो है हम लोग के फ्री रिजर्व में आ जाएंगे। अच्छा, एंट्री लिखने का फिर जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग ये जो मेथड वन है, अब मेथड वन के बेसिस पे हम लोग चाहे तो एंट्री लिख सकते हैं कि क्या क्या एंट्री होगा। तो ये देखो, जर्नल एंट्री फॉर मेथड वन, अगर हम लोग मेथड वन फॉलो करते हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगा फ्री रिजर्व, यही वाला होगा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक बार लिखवा ही देते हैं, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सबसे पहले हम लोग सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। फिर सेकंड में क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करेंगे। तो कैसा एंट्री होगा, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम है तो प्रीमियम का एंट्री होगा, नहीं है तो नहीं होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता है, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता है, प्रीमियम वैल्यू, ठीक है, ये प्रीमियम वैल्यू। और यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता है, टोटल पेबल वैल्यू। अच्छा, फिर थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम का रिडेम्पशन। अब प्रीमियम का रिडेम्पशन में अगर हम लोग का ये कंपनी है, ये वाला कंपनी है, देखो ये वाली कंपनी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, ओनली फ्री रिजर्व आएगा। और अगर ये कंपनी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, मैंने दोनों ही लिख दिया, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व लिख दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, फ्री रिजर्व डेबिट कर दिया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लेकिन इसमें जो है स्टार लगा लो, ये स्टार लगा लो, और इस स्टार को यहाँ पर स्टार के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है, इस स्टार के साथ, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कब लेंगे कब नहीं लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कंडीशन है, कब लेना है कब नहीं लेना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब होगा, जब अदर कंपनीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, अदर कंपनीज के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ अदर कंपनीज, ठीक है। बाकी केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा, और इसमें स्टार देने का जरूरत नहीं। सिर्फ इसमें तो प्रॉब्लम है ना, फ्री रिजर्व तो कोई भी यूज करेगा, फ्री रिजर्व ये ऐसी सेक्शन 155 कंपनी भी यूज करेगी, जो सेक्शन 155 नहीं है वो भी यूज करेगी फ्री रिजर्व। सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेके इशू है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है सेक्शन 155 वाला कंपनी यूज नहीं करेगा, ठीक है, सेक्शन 155 वाला कंपनी यूज नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है पेमेंट हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ये एंट्री हो गया। अच्छा, और अगर कैश इनसफिशिएंट है तो फिर एसेट बिक जाएगा, वो भी एक एंट्री हो सकता है। अगर कैश इनसफिशिएंट है तो एसेट बिक जाएगा, तो उसमें एंट्री ऐसे हो जाएगा, एसेट बिकने से, एसेट या इन्वेस्टमेंट जो भी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट। दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, ये तो हम एंट्री लिखवा रहे हैं। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हुआ, इन केस ऑफ लॉस, ये होगा इन केस ऑफ लॉस, और ये हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मेथड टू देखते हैं, देखो मेथड टू। अच्छा, इसमें कैसे होगा, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, अगर हम लोग फ्रेश इशू करना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रेश इशू करेंगे, तो ये मेथड टू में हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि सिर्फ फ्रेश इशू कर दिया, फ्रेश इशू का मतलब दैट इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स, नए शेयर्स का इशू करना, यानी फ्रेश इशू। और नए शेयर इशू करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोसीड्स, हम लोग बोलते हैं ना प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसीड्स आएगा इसको यूज करेंगे, ठीक है, रिडेम्पशन करने के लिए, यूज फॉर रिडेम्पशन, इस प्रोसीड्स को यूज करेंगे रिडेम्पशन करने के लिए, ठीक है। तो
प्रोसीड्स ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अब प्रोसीड्स मतलब हमें क्या मानना है, यहाँ पर भी प्रोसीड्स मतलब हमें मानना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, शेयर्स टू बी रिडीम्ड। मतलब हमें प्रोसीड्स में चाहे जितना भी पैसा मिले, ठीक है, लेकिन हमें प्रोसीड्स वही मानना है फ्रेश इशू से हमें मिला जितने नॉमिनल वैल्यू का हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो यहाँ दिखाते हैं प्रोसीड्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये पीछे बना के दिखाते हैं। प्रोसीड्स का मतलब अगर फ्रेश इशू हुआ है एट पार, अब फ्रेश इशू तो 3 तरीके से हो सकता है, फ्रेश इशू एट पार, फ्रेश इशू एट प्रीमियम और फ्रेश इशू एट डिस्काउंट। नॉर्मली इक्विटी शेयर डिस्काउंट में नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉमिनल वैल्यू है जो शेयर इशू हुआ, सपोज 10 रुपीज, ठीक है। इशू प्राइस मतलब जितने में इशू किया गया वो भी 10 रुपीज है। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो वैल्यू होना चाहिए एक शेयर का, ठीक है। तो इसमें प्रोसीड्स क्या काउंट होगा, प्रोसीड्स हो गया 10 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अगर फ्रेश इशू हुआ है जो शेयर उसका नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, क्योंकि इशू हुआ है प्रीमियम पे तो इशू प्राइस है सपोज की यहाँ पर लिख देते हैं 15 रुपीज। तो प्रोसीड्स कितना मानेंगे, नॉर्मली हम लोग प्रोसीड्स मतलब मानते हैं जो पैसा हमारे पास आया शेयर इशू करके, लेकिन यहाँ क्लियरली बता दिया है यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड। जो शेयर रिडीम्ड हो रहा है उसका हमें नॉमिनल वैल्यू लेना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड्स क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग प्रोसीड्स लेंगे 10 रुपीज, ठीक है, ये 15 नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर भी देखो नॉमिनल वैल्यू अगर हम लोग का 10 रुपीज है, ठीक है, इशू प्राइस अगर हम लोग का सपोज डिस्काउंट में है तो 8 रुपीज है, तो प्रोसीड्स क्या लेना पड़ेगा, प्रोसीड्स लेना पड़ेगा यहाँ पर 10 रुपीज, ठीक है। प्रोसीड्स यहाँ पर सॉरी 8 रुपीज लेना पड़ेगा, प्रोसीड्स हम लोग यहाँ पर लेंगे 8 रुपीज। एक्चुअली प्रोसीड्स लेने का जो तरीका है, जो रूल्स है वो क्या है, प्रोसीड्स मतलब यहाँ पर हो जाता है, प्रोसीड्स मीन्स नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, वही हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर, ठीक है। जब हम लोग फ्रेश इशू का प्रोसीड्स लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस, ये देखो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो ये तो दोनों में ही 10 था, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर तो 10, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर यानी कि 8, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू में प्रोसीड्स क्या होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू में प्रोसीड्स हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या एंट्री होगा, इसमें नॉर्मल जो एंट्री होता है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर शेयर इशू का एंट्री करेंगे। सबसे पहले शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू का एंट्री होगा, जर्नल एंट्रीज दिखाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट अगर डिस्काउंट में इशू हुआ तो, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने सारी चीजों को एक साथ कर दिया। अगर हम लोगों का शेयर इशू हुआ है डिस्काउंट में तो बैंक डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में हुआ है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरीके से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ये नए शेयर इशू करने का एंट्री हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे सेम तरीके से, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे ड्यू होगा, परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, अगर प्रीमियम में रिडेम्पशन हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर
होल्डर, ठीक है। सेम एंट्री जो हम लोग के मेथड 1 में था। मेथड 1 में पहले सीआरआर क्रिएट हुआ, क्योंकि सीआरआर क्रिएट करके कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्रेश इशू करके कर रहे हैं तो फ्रेश इशू का एंट्री, फिर ये वाला एंट्री। अच्छा, इसके बाद प्रीमियम का जो है राइट ऑफ का एंट्री होना चाहिए। थर्ड नंबर का एंट्री फिर से वही सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल फ्री रिजर्व लिख देते हैं। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, यहाँ पर स्टार लगाते थे, सेम वही बात जो है एप्लीकेबल होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जब पेमेंट हो जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, यानी मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। मेथड 3 जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 प्लस मेथड 2, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेथड 1, हमें क्या बोला, मेथड 1 बोल रहा है फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करो सीआरआर में, ठीक है। कितना फ्री रिजर्व को ट्रांसफर करना है सीआरआर में, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी इशूड, जितना शेयर हम लोग, सॉरी शेयर टू बी रिडीम, जितना शेयर हम लोग रिडीम करेंगे उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है। मेथड 2 हमें क्या बोल रहा है, प्रोसीड्स ले लो, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। कितना प्रोसीड्स लेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम, ठीक है। और मेथड 1 प्लस 2 अगर मिल जाता है तो मेथड 3 होता है। इसका मतलब सीआरआर प्लस ये सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ये वाला प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, क्योंकि मेथड 1 में था सीआरआर क्रिएट करो, मेथड 2 में था फ्रेश इशू कर दो, दोनों का कॉम्बिनेशन। और दोनों में एक बात कॉमन है, कितना सीआरआर क्रिएट होगा और कितना प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू होगा, वही नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, शेयर टू बी रिडीम्ड, इतना होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग ये तो सीख लिए, चलो अब कुछ हम लोग इससे जो है क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा बहुत एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है। कैसे करके हम लोग अमाउंट सही ले पा रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते, क्लियर हो जाएगा। एक नहीं, 3-4 एग्जांपल देखते हैं। पहला यहाँ पर एग्जांपल 1, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सपोज 2 लाख, न्यू इशू हुआ है 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा, ठीक है। सीआरआर कितना क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सीआरआर कितना क्रिएट होगा। ये सारे पॉइंट में हम वही पूछेंगे कि हमें सीआरआर कितना क्रिएट करना है। तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा कैसे निकालेंगे, तो सीआरआर क्रिएट में सबसे पहला बात है कि कंपनी ने न्यू इशू भी किया है, वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए ही किया है, ठीक है। तो सीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, तो इस ये मेथड 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ये चीज को समझो। पहला बात है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख देते हैं, सारे एग्जाम्पल में हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट सीआरआर टू बी क्रिएटेड, कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करके दिखाओ। अब क्वेश्चन में बोला है नया इशू भी हुआ है, यानी मेथड 3 है जहां पर दोनों चीज हो रहा है, ठीक है। तो रूल्स क्या है, अगर मेथड 3 यूज हो रहा है तो सीआरआर भी क्रिएट हो रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी है, और ये दोनों मिला के होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना सीआरआर बनना चाहिए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो रहा है, 15,000 शेयर्स फ्रेश इशू हो रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, यहाँ पर एक ही प्राइस दिया हुआ है तो 10 ले लेते हैं, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम वो कितना है, 2 लाख, 2 लाख का शेयर रिडीम हो रहा है, ये मान के चलते जितना है पूरा ही रिडीम होगा। तो सीआरआर कितने का बनेगा, सीआरआर बनेगा
2 लाख माइनस 1.5 लाख है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000। चेक करके देख लो 50,000। अब ये चीज ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो मैंने ये एक बताया था देखो, इससे भी निकाल सकते हो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, एक ही बात है, ये ऐसे करके लिखा है, वो लाइन बाय लाइन लिखा है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू और यहाँ पर सीआरआर, यहाँ नॉमिनल वैल्यू लिखा है वो और भी अच्छे से समझ में आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ये समझने में ज्यादा आसानी होगा। अब जहां नॉमिनल वैल्यू हर जगह लेना है, देखो नॉमिनल वैल्यू तो होगा ही होगा हर जगह पे। ये देखो, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था वहां पर देखो क्या लिखा, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ये मैंने क्यों लिखा, ये इस केस में ठीक है, ये इस केस में ठीक है, नॉमिनल वैल्यू आ रहा है नॉमिनल, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में 8 आ जा रहा है ना, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, उसके बेसिस पे होगा। अदरवाइज सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लिखने से भी काम हो जाता। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक है। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख, और न्यू इशू है 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ 10 10% प्रीमियम, ठीक है। तो सीआरआर कितना होगा, सेम वही मेरा ही क्वेश्चन वही है, सीआरआर कितना होगा। तो सीआरआर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूले से, ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट से। तो सीआरआर कैसे निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड से अगर हम लोग प्रोसीड्स को माइनस कर देते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है, 2 लाख है, ठीक है, ये देखो माइनस कर देंगे। अब 15,000 शेयर्स जो है इशू हो रहा है, और इसमें कितना वैल्यू लेना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा, ये देखो ये है हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, देखो ये है नॉमिनल वैल्यू, और इशू प्राइस इसमें लेकिन इतना ही नहीं है, इशू प्राइस इसमें है 11 रुपीज, क्योंकि 10% कितना होता है, 10% 1 रुपया होता है, तो 11 रुपए में इशू हुआ है, तो हमें प्रोसीड्स लेना है। प्रोसीड्स होता है इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी कि 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आंसर आ जाएगा हम लोग का 50,000, ठीक है। तो ये देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, न्यू इशू 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम। तो सीआरआर कितना होगा, अच्छा सीआरआर कैलकुलेट करेंगे, तो सीआरआर का मतलब हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड। तो शेयर जो रिडीम हो रहा है वो प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, ठीक है। अब ये शेयर जो है 100 रुपए का है, मान के चलते प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम। तो 100 रुपए का शेयर 110 में भले ही रिडीम हो रहा है, लेकिन हम लोग को कितना लेना है, 100 रुपया लेना है। 100 कैसे पता चले, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने 2 लाख लिखा है ना, ये एट द रेट ऑफ, जरूरत पड़े तो ऐसे लिख दो, कुछ नहीं बोला जाता है तो प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर ये सब 100 माना जाता है, जैसे इक्विटी का 10 माना जाता है। तो 100 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम में जो है रिडीम होगा, लेकिन हम लोग को सीआरआर क्रिएट का फॉर्मूला क्या पता है, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड होना चाहिए, तो हम लोग कभी भी प्रीमियम वैल्यू नहीं लेंगे, 100 लेना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख माइनस फ्रेश इशू कितना लेंगे, 15,000 इंटू 10 लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी इशू प्राइस हो रहा है 110, ये देखो यहाँ पर जो फ्रेश इशू है उसका इशू प्राइस हो रहा है 11 रुपीज, और जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन प्राइस हो रहा है 110, लेकिन ना तो हम लोग को 110 लेना है ना तो 11 लेना है, यहाँ पर 10 लेना है, यहाँ पर 100 लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का फिर से वही 50,000 ही आ गया, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, ये रुपीस है, 4 लाख जो है कैपिटल बोला है मैंने, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, प्री रिजर्व 2,60,000, फाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी issued
फेस वैल्यू 10 each issued at the rate of 10% प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, कितना सीआरआर क्रिएट करना है वही क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ सीआरआर क्रिएट भी निकालेंगे, और एक क्वेश्चन और भी मैंने याद दिया है, कितने सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे। बोल रहा है कि कंपनी का 4 लाख का शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसे वो रिडीम करने वाला है 10% प्रीमियम में, मतलब रिडेम्पशन प्राइस जो है वो है 110 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए का शेयर 10% एक्स्ट्रा दे रहा है, और उसके लिए जो फ्रेश इशू हो रहा है उसका इशू प्राइस कितना है, 11 रुपीज है। ठीक है, तो हम लोग सीआरआर कैसे क्रिएट करेंगे, सीआरआर क्रिएट करने का रूल्स है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड यानी कि 4 लाख माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू जो कि 10 रुपीज करके होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ये नहीं पता कि कितने सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू 10 रुपीज। ये पता है 10 रुपीज से होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं ये हमें पता है, सीआरआर में उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं जितना हम लोग के पास फ्री रिजर्व में होगा। तो फ्री रिजर्व अगर 2,60,000 का है तो हमें तो चाहिए 4 लाख का, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करके चल रहा है, तो अगर मैक्सिमम सीआरआर हम लोग 2,60,000 रुपीज का क्रिएट कर सकते, क्योंकि बता दिया है क्वेश्चन में कि फ्री रिजर्व 2,60,000 का है, तो हम लोग ये निकाल ही लेंगे कि कितना सारा जो है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू 10 करके कितना आएगा। ठीक है, अब ये हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 2,60,000 माइनस 4 लाख, ये देखो 2,60,000 माइनस 4 लाख इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इनटू 10 रुपीज। ठीक है, अच्छा, और 2,60,000 और 4 लाख का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2,60,000 और 4 लाख का डिफरेंस हो जाता है 1,40,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,40,000 इक्वल टू नंबर ऑफ, दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू 10, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हो जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 14,000। ठीक है, ये 14,000 हम लोग का नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड का आंसर आएगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट हम लोग को चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये हम लोग का आंसर ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का आंसर तब ठीक है अगर ये कंपनी जो है सेक्शन 155 वाला कंपनी है। क्यों बताओ, क्योंकि अगर हम लोग प्रीमियम में रिडेम्पशन कर रहे हैं तो रिडेम्पशन करने के लिए जब प्रीमियम का राइट ऑफ करेंगे तो हमें फ्री रिजर्व का जरूरत होगा। देखो ना, अभी अभी तो मैंने तुम लोग को एंट्री लिखवाया कि फ्री रिजर्व से ही तो हम लोग रिडेम्पशन, ये देखो ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही तो बोला कि प्रीमियम का रिडेम्पशन कहाँ से होगा, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो मैंने सोल्यूशन करके दिखाया ये तब पॉसिबल है जब हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो कंपनी है वो हम लोग का सेक्शन 155 के, मतलब ये यहाँ तो वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम का बात आ नहीं रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है, शेयर इशू करने के बाद क्योंकि शेयर 10% प्रीमियम में इशू होगा तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट होगा, और यहाँ पर दिया हुआ है फ्री रिजर्व 2,60,000, लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो 2,60,000 फ्री रिजर्व दिया है, हम लोग को ये नहीं पता सीआरआर कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस तरीके से करने से जो है बेसिकली रॉन्ग ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये कोई भी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन हम क्यों बता रहे रॉन्ग होगा, देखो यहाँ पर हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रीमियम में राइट ऑफ कर रहे हैं, ये वाला प्रीमियम का बात नहीं हो रहा है, रिडेम्पशन प्राइस में क्योंकि 10 रुपीज प्रीमियम में राइट ऑफ हो रहा है, तो हम लोग को पहले पहले प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हम रिजर्व से पैसा हटा के रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला टास्क ये होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट टू बी यूज फॉर राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40,000 प्रीमियम होगा, क्योंकि 4 लाख का जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर अगर 100 रुपए वाला है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 40,000, पर शेयर पे 10 रुपीज का जो है प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई
100 करने से 4000 होगा, ठीक है, 40,000 नहीं होगा, 4000। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड। ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड। अच्छा, अब 4000 शेयर्स पे 10 रुपए करके 40,000 का प्रीमियम लगेगा, और ये 40,000 का प्रीमियम जो है वो हमें चाहिए कहाँ से, फ्री रिजर्व से। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर राइट ऑफ प्रीमियम, तो फ्री रिजर्व है 2,60,000 का, वहां से प्रीमियम के लिए हम लोग 40,000 यूज कर लेंगे, तो बचेगा कितना, 2,20,000। ठीक है, अब ये इतना हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर कर पाएंगे, ट्रांसफर टू सीआरआर जो बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, ट्रांसफर टू सीआरआर इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि कितना हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नॉमिनल प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ऐसे लिखते हैं। ये देखो सीआरआर मिल गया तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। ये कितना होना चाहिए, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब ऑपोजिटली माइनस कर देंगे। देखो रूल्स क्या है प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का, ये देखो, ये सीआरआर पता चल गया, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन पता है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीम्ड माइनस सीआरआर कर लेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन तो 4 लाख है, 4 लाख से 2,20,000 हम लोग माइनस कर लेंगे, सीआरआर में 2,20,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। तो माइनस करने से आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 रुपीज करके है शेयर का वैल्यू, तो 18,000 शेयर्स, इतना शेयर्स इशू करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पर मेरा 14,000 आया, 14,000 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर पूरा फ्री रिजर्व हम लोग ले लेते हैं सीआरआर को क्रिएट करने के लिए, तो प्रीमियम का पैसा कहाँ से भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये सोल्यूशन हुआ। तो प्रीमियम का पैसा हम लोगों ने सेट असाइड कर लिया, क्योंकि देखो हम लोग के पास सिर्फ फ्री रिजर्व ही और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फ्री रिजर्व से प्रीमियम का पैसा हटा लिया, क्योंकि अगर मुझे फ्रेश इशू बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते ना, लेकिन एक बार कर लिया तो फिर तो नहीं बढ़ा सकते। अब देखो ये सिचुएशन अगर कर लेंगे ये गलत हो जाएगा। ये करने के बाद अब प्रीमियम का पैसा कैसे भरेंगे, वो तो नहीं भर पाएंगे ना। तो पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रीमियम में कितना हमें रिजर्व चाहिए, तो प्रीमियम में रिजर्व चाहिए 40,000, तो 2,20,000 सीआरआर से मिल सकता है, तो बाकी अमाउंट हमें फ्रेश इशू से निकालना पड़ेगा। तो फ्रेश इशू का हम लोग का वैल्यू आ जाता है, फिर 18,000 शेयर्स हम लोग को फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक पॉइंट भी बता देते हैं। देखो अगर हम लोग का किसी भी रीजन से, देखो यहाँ पर किसी भी रीजन से अगर हम लोग का शेयर का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ये तो होल नंबर में आया, सपोज अगर हम लोग का ऐसा आंसर होता, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये ऐसे निकल के आता, ये सपोज है 1,80,000 और डिवाइडेड बाई सपोज हो जाता है 55। ठीक है, अगर यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो मान लो 55 होता नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू से किया, सपोज अगर क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू 55 होता तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आता, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में निकल के आता। देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 55, तो इसमें आंसर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है 3,272.7272, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 3,272.73। अब शेयर तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो रूल्स है वो कुछ इस तरीके से है, 3,272.7, नॉर्मली ये देख के हम लोग क्या बोलेंगे, ये है 3,273। ठीक है, ऐसे कर देंगे कि पॉइंट के बाद 7 है तो हम लोग 3,273 कर देते हैं। और अगर ऐसा होता सपोज 3,272 पॉइंट यहाँ पर 1 होता, सपोज 1 होता, तो हम लोग बोलते 3,272 रख देंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, शेयर के केस में हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते, इसे हम लोग बोलते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो शेयर के केस में हम लोग ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वैल्यू में उसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 3,272.7, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3,273, और इसको भी हम लोग लिखेंगे 3,273।
3, ठीक है। चाहे पॉइंट के बाद 7 हो, 1 हो, जो भी हो, इसको हम लोग हमेशा नेक्स्ट वैल्यू तक ट्रांसफर कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में अगर कभी बोलेगा मल्टीपल ऑफ 10 करना है, मल्टीपल ऑफ 50 करना है, तो हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करने का जरूरत क्यों है, देखो अगर हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर मान लो हम लोग ये वैल्यू ले लेते हैं 3272 नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना पड़ेगा, इंटू 55 करते हैं, देखते हैं प्रोसीड्स कितना निकल के आता है। देखो 3272 इंटू 55, तो प्रोसीड्स कितना निकल के आ गया 1,79,960, जबकि हमें प्रोसीड्स कितना चाहिए 1,80,000 चाहिए, ठीक है। तो ये कम हो गया, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 1,80,000 हो गया, ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोसीड्स कम हो गया तो फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, इसीलिए हमेशा नेक्स्ट वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर हम लोग वो मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि पॉइंट के बाद 7 है तो 3 ले लेंगे, पॉइंट के बाद 1 है तो फिर जो है हम लोग उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मतलब .1 है तो ये 3272 ही रखा, 3 नहीं किया, ऐसा नहीं, दोनों केस में ही ये जो है नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू में ट्रांसफर होने से हमारा प्रोसीड्स जो है वो 1,80,000 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। चेक करके देख लो, 3273 इंटू 55, देखो 1,80,000, 15 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई इश्यूज नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड्स कम हो जाएगा तो फिर एडजस्टमेंट में दिक्कत आता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रोसीड्स जो है हमेशा एक्स्ट्रा रहे, ठीक है, एग्जैक्ट रहे, ठीक है, कम होने से नहीं चलेगा, इसीलिए वैल्यू लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि अगर हमें बोले कि इसे मल्टीपल ऑफ, ये जो शेयर का वैल्यू निकल के आ रहा है, इसे मल्टीपल ऑफ 10 कर दो, या मल्टीपल ऑफ सपोज 50 बना दो, या 100 बना दो, या 500 बना दो, या 1000 बना दो, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है कि जो 10 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 3273 के बाद क्या आता है, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 32 सॉरी 3280। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग लाइन बाय लाइन काउंट करेंगे, ये देखो 3273, फिर आता है 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280। यहाँ पर आके मैंने रोक दिया, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब ऐसा वैल्यू जो 10 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, ये नहीं है पॉइंट में आएगा, ये सब पॉइंट में आएगा, लेकिन ये डिविजिबल हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 मतलब वो वैल्यूज लेना है हमें जो 10 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3280, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 50 मतलब जो 50 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा नंबर है वो हमें देखना पड़ेगा, 50 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखो 50 से डिविजिबल कौन सा हो जाएगा, ये 3280 है। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, देखो 50 से डिविजिबल होना है तो 3280 है। अब 281 ये सब तो होगा ही नहीं, देखो 50 मतलब पीछे जीरो है, यानी लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए, तो 80 के बाद जीरो वाला डिजिट आता है 3290, ये देखो 3290, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50, तो ये पॉइंट में आ जा रहा है। तो नेक्स्ट लो 3290 के बाद हो जाएगा 3000, 3290, इसके बाद हो जाएगा जीरो वाला डेटा अगर लेते हैं तो उसमें हो जाएगा हम लोगों का 10 ऐड करके देखे 3300 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 66, हाँ। तो 3300 इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल, ये लैंग्वेज रहता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने बोल दिया मल्टीपल ऑफ 50 या मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब हमें ऐसा वैल्यूज ढूंढना है, जो भी निकल के आएगा डेटा उसके बाद ऐसे वैल्यूज ढूंढने जो इससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 100 से भी डिविजिबल होगा 3300, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। 500 का हो जाएगा 3500, और 1000 का हो जाएगा 4000। अगर हमें मल्टीपल ऑफ बोलेगा 10 करने के लिए तो ये लिखेंगे इस नंबर का, अगर बोलेगा 50 तो ऐसे, 100 तो ऐसे, 500 तो ऐसे, 1000 तो ऐसे, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें कभी कभी पूछ सकता है, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बस जो ओवरव्यू था वो हमें मिल गया लगभग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, देखो कैसा क्वेश्चन आता है इससे।
ये देखो क्या बोल रहा है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है तो रिडेम्पशन पॉसिबल है, ठीक है। 5000 प्रेफरेंस शेयर है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट डिविडेंड है वो 8% मिलता है इनको, और रिडीमेबल मतलब कभी ना कभी रिडेम्पशन तो हो ही जाएगा। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पर बाई द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड एट पर। तो इन्होंने सोचा है कि फ्रेश इशू करके रिडेम्पशन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो देखो कैसे एंट्री होगा। इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। तो हम जस्ट एंट्री कर देते हैं, फॉर्मेट वगैरह तुम लोग को बनाना आता है बना सकते हो, इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा कंपनी ऐसे बोल के। अच्छा, सबसे पहले फ्रेश इशू होगा, तो फ्रेश इशू कितना सारा शेयर्स होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया नहीं कितना सारा फ्रेश इशू होगा, तो फ्रेश इशू कितना होगा यहाँ पर लिखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू जो होगा उसी से कैलकुलेट कर लेंगे कितने सारे शेयर्स फ्रेश इशू होने चाहिए। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का वैल्यू होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, शेयर्स टू बी रिडीम्ड ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब शेयर रिडीम्ड कितने सारे होंगे, 5000 शेयर्स 100 ईच करके, तो 5000 इंटू 100, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख रुपीस जो है शेयर इशू करके मिलेगा, ठीक है, कंपनी को। तो इसका मतलब कितने शेयर्स इशू हो रहे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ये हम लोगों ने क्या निकाला कि शेयर इशू करके 5 लाख मिलेगा, तो कितने सारे शेयर इशू कर रहे हैं उसके अलावा तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते ना, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता चलेगा। तो 5 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ये प्रोसीड्स किससे आता है, प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये जो नए शेयर इशू किए जा रहे हैं वो 10 रुपीज वाला है, तो डिवाइडेड बाई 10 होगा, ठीक है। तो 10 से नीचे तो नहीं होगा क्योंकि बोल ही दिया 10 इज फुल्ली पेड एट पर, पार वैल्यू पे जो है इशू हुआ है, तो पार वैल्यू यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, सबसे पहला एंट्री शेयर इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। होल्डर मत लिख दो, कैपिटल, कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल आ रहा है कितना, 5 लाख, कैसे 50,000 इंटू 10, 5 लाख। अच्छा, इसके बाद रिडेम्पशन के लिए ड्यू एंट्री करेंगे, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है पर वैल्यू पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। होल्डर मतलब हो जाता है पर्सनल अकाउंट, मतलब हम लोग पर्सन्स को ड्यू कर रहे हैं, होल्डर का मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। अब इसमें तुम लोग चाहो तो नरेशन, चाहो नहीं मतलब नरेशन तो ऐड करना चाहिए, तो नरेशन क्या हो जाएगा, इसका लिख दो कि बीइंग फ्रेश इशू, इसका लिख दो कि बीइंग अमाउंट पेबल, और इसका लिख दो बीइंग अमाउंट पेड। ये पेड है ये पेबल है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग यहाँ पर शेयर इशूड, ठीक है। ये हो जाएगा, बस क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया। बस इसको तुम लोग थोड़ा फॉर्मेट के साथ कर लोगे तो ठीक रहेगा। फिर इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है देखते हैं। जी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पर वैल्यू पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रेफरेंस सॉरी, सफिशिएंट इक्विटी शेयर इशू करना है, मतलब बताया नहीं है, ढूंढना पड़ेगा कितना इक्विटी शेयर इशू होगा। इक्विटी शेयर का जो है नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, और जो इशू प्राइस है 2 रुपए प्रीमियम के साथ है, यानी 12 रुपए। तो नॉमिनल वैल्यू और 12 ये दोनों में से जो विच एवर इज लोअर, तो हमें 10 रुपीज लेना है प्रोसीड्स का मतलब। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन 2। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्किंग नोट करके यहाँ पर, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश
issue equal to nominal value of shares to be redeemed. तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड कितना है, कितना शेयर रिडीम हो रहा है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर और नॉमिनल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर का 100 करके, ठीक है। तो 10,000 इंटू 100 और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू लेना पड़ता है हम हमेशा प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आंसर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख शेयर्स जो है इशू करना पड़ेगा। अब हम लोग इसका एंट्री कर सकते हैं, तो फ्रेश इशू का पहले एंट्री करेंगे। तो पैसा आएगा शेयर इशू करने से, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है, देखो 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो बैंक पे तो 12 रुपए आएगा पर शेयर का। कितना शेयर इशू हो रहा है, 1 लाख, तो 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू जाता है दैट इज 10 रुपीज, प्रीमियम में प्रीमियम का वैल्यू चला जाएगा 1 लाख और 1 लाख से एंट्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख, 2 लाख, ठीक है। पहला एंट्री हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ड्यू करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करते कितना परसेंट है, 10%। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, 1 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, अब यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अच्छा ये कितना, मैंने 1 लाख लिख दिया शायद, 10,000 इंटू 100 मतलब 4560, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। 10 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, हो गया बस। अब इसमें इन द बुक्स आप ये सब लिख देना है सही तरीके से, और जो है यहाँ पर नैरेशन वगैरह लिख लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया इलास्ट्रेशन 2 भी, छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिर देखो इलास्ट्रेशन 3 बोल रहा है कि G India Limited had 9,010% redeemable preference share of 10 each fully paid up. The company decided to redeem this preference share at par by issue of sufficient number of equity share of 9 each fully paid. तो 9,000 preference share redeem करना चाहता है 10,000 वाला, तो nominal value of share to be redeemed हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 90,000। फुल्ली पेड अप है शेयर्स तभी रिडीम होगा। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पर, प्रेफरेंस शेयर पर वैल्यू पे रिडीम करना चाहती है, ठीक है, बाई इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 9 रुपीज करके। जर्नल एंट्री पास करना है, तो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना शेयर कंपनी इशू कर सकती है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड है 9,000 शेयर्स 10 रुपीज वाला, और प्रोसीड्स क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू, यहाँ पर 9 ईच वाला शेयर इशू हो रहा है। तो देखो अगर एक शेयर का इक्विटी शेयर का नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू 10 होता है और ये प्रोसीड्स आएगा 9 रुपीज, तो जैसे मैंने सिखाया कि प्रोसीड्स और नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो हमें यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फ्रेश इशू आ जाएगा 9,000 इंटू 10/9, यानी 10,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कैलकुलेट तो कर लिया, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्री हो जाएगा
शेयर इशू करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट में शेयर इशू हुआ है क्योंकि 9 रुपीज है, एक इक्विटी शेयर तो हमेशा 10 रुपीज का होता है, तो यहाँ पर एंट्री होगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में 9 रुपीज आएगा, कितने सारे शेयर इशू हो रहे हैं, 10,000। अभी अभी कैलकुलेट किया, ये देखो 10,000, 10,000 इंटू 9, 90,000। डिस्काउंट कितना है, 1 रुपए का, 10,000। कैपिटल में कितना दिखाएंगे, 10 इंटू, ये तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख। ये इशू का एंट्री हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ड्यू कर लेंगे। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना, 90,000। ये देखो प्रोसीड्स कितना होगा, 90,000, वही वाला 9,000 इंटू 10। 9,000 शेयर्स को रिडीम करना है पर वैल्यू पे, यानी सॉरी 10 नहीं, 100। ये देखो 100 रुपीज। ओ नहीं, अच्छा इसका भी 10 रखा है, अच्छा मुझे लगा 100 है, नहीं 10 है। ठीक ही है, तो ये 10 होगा, जितना है उतना ही लिखेंगे। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का होता है 100, लेकिन अगर यहाँ बोल रहे हैं 10 तो हमें 10 ही लेना पड़ेगा। अब पे करने से एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 90,000 हो गए। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है। The board of directors of a company decide to issue minimum number of equity shares of 9 to redeem 5 lakh preference share। 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए वो लोग जो है इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, जो का जिसका वैल्यू जो है 9 रुपीज करके रखना चाहते हैं, मतलब डिस्काउंट लग रहा है मुझे। द मैक्सिमम अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, बोल रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं, वो है 3 लाख। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 का मतलब है, देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया ना, सेक्शन 55 का मतलब क्या है, यहाँ पर सॉरी ये आगे चले आए हैं। ये देखो सेक्शन 55, ये वाला, ठीक है, मतलब क्रेडिटर का जो है प्रोटेक्शन है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर नॉट वायलेटेड। ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ 50। आ गया वही वाला बात जो मैंने बोला था, अगर मल्टीपल ऑफ 50 हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम लोग को ये कैलकुलेट करके देना है कि कंपनी को कितने सारे जो है शेयर्स इशू करने पड़ सकते हैं, बस यही बोला है। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 4, नॉमिनल वैल्यू ऑफ preference shares to be redeemed। चेक करते हैं कितना है, 5 लाख, बता ही दिया है 5 लाख। तो कैसे होगा, बोल रहा है कि सीआरआर भी क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू भी होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। तो ये तो पता है 5 लाख है, सीआरआर कितने का बनेगा ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी के पास डिविजिबल प्रॉफिट है 3 लाख, तो 3 लाख हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सीआरआर में फ्री रिजर्व से ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ प्रीमियम में तो रिडीम नहीं हो रहा है कि हमें प्रीमियम के लिए हटा के रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली सीआरआर जो है वो 3 लाख का क्रिएट हो सकता है, लेकिन नीड है हमें टोटल 5 लाख का, तो प्रोसीड्स भी चाहिए। प्रोसीड्स कैसे आता है, नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू ₹9 होगा यहाँ पर। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू और मतलब प्रोसीड्स मतलब नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो 9 रुपीज हो गया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फ्रेश इशू
इक्वल टू 5 लाख, इधर 3 लाख माइनस हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 हो गया। अब इसमें फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, ये आ रहा है 22,222, 22,222.22 आ रहा है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल ऐसा कुछ नहीं बोलता तो हम लोग ऐसे करते, 22,223 कर लेते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हम लोग को कैसे लेना है, हम लोग को मल्टीपल में लेना है। मल्टीपल ऑफ क्या बोल रखा है, मल्टीपल ऑफ 50 बोल रखा है, तो कितना होगा। तो पहला देखो, अगर मल्टीपल ऑफ 50 नहीं बोलता तो हम लोग का आंसर ये होता, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख देते, देखो इसका आंसर ऐसे होता, एज fractional pairs are not permitted, the minimum number of shares to be issued is 22,223, ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 50 होगा तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर हमें लेना पड़ेगा जो मल्टीपल ऑफ 50 हो सकता है। तो 220, देखो 50 से मल्टीपल होने का मतलब है 50 से डिवाइड होना चाहिए, तो पीछे जीरो आना चाहिए। तो पीछे जीरो आएगा, मतलब जैसे यहाँ पर अगर 7 ऐड कर देते हैं तो देखते कितना होगा, 22,223 प्लस 7 करते हैं, देखते हैं जीरो तो आ गया, 50 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मैंने निकाला वो तो नहीं होगा। कितना निकाला, 22,223 प्लस 7 करने से आ रहा है 22,230, तो इससे नहीं होगा। अब इसमें भी पीछे जीरो रहेगा तो प्लस 10 ऐड करके देखते हैं, पीछे जीरो रहेगा 50 से डिवाइड करके, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंटू 50 कर लेते, वो डेटा मिल गया, फिर प्लस 10 करते हैं, अब हो सकता है, देखते हैं, डिवाइडेड बाई 50, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का मल्टीपल ऑफ 50 मतलब 22,250 होगा। ऐसे करके तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। इफ शेयर्स आर टू बी इशूड इन मल्टीपल ऑफ 50, देन द नेक्स्ट हायर फिगर which is multiple of 50 is 22,250. Hence, minimum number of shares to be issued is 22,250. ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन, हम लोग कोई छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये करने में तो टाइम लगेगा। हाँ, ये हो जाएगा 6th नंबर, देखो ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट, हम 5th नंबर वाला भी रख रहे हैं, ठीक है। 6th नंबर वाला कर लेते हैं, ये शायद हो जाएगा जो टाइम है हम लोग के पास। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2001। शेयर कैपिटल है बैलेंस शीट में, इक्विटी शेयर 10 इज फुल्ली पेड वाला 4 लाख, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर है 1000, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख का 100 रुपीज वाला। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से फ्री रिजर्व, जनरल और पीएल। ऑन 1 Jan 2002 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पर बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व का यूज करके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपीज इनको चाहिए, मतलब सीआरआर में इन्हें 1 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या इनके पास 1 लाख अवेलेबल है, 35 और 75 ऐड करने से कितना होता है, यहाँ पर 75 प्लस 35 करके देखते हैं। हाँ, 1,10,000 हो रहा है, जबकि इनको 1 लाख चाहिए, तो आराम से कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सिर्फ अगर प्रॉफिट का यहाँ पर बोल ही दिया है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि रिजर्व का यूटिलाइजेशन करेंगे, तो आराम से रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पहले ड्यू करते हैं,
10%, या फिर पहले हम लोग चाहे तो सीआरआर का भी एंट्री कर सकते हैं। ये देखो पहले सीआरआर का एंट्री करते थे, जैसे शेयर इशू का एंट्री कर रहे थे, तो सीआरआर क्रिएट करेंगे तो 2 सीआरआर होगा, क्योंकि कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी होता है। क्या क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व और पीएल, तो जनरल रिजर्व यूज करते हैं पहले। कितना हो जाएगा? 75,000। और पीएल कितना यूज करना पड़ेगा? 25,000। अच्छा, दोनों मिला के ही शायद 1 लाख हो जाएगा। और ये 35 था, मैंने 25 यूज किया, ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख। अच्छा, अब 1 लाख ही चाहिए, वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सीआरआर में ट्रांसफर क्या होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम द, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम, तो नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख का ही सीआरआर ना क्रिएट करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है रिडेम्पशन के लिए एंट्री करते हैं 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना देना है? 1 लाख। अच्छा, अब पे कर देंगे तो एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, 7th वाला देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोला है कि सी लिमिटेड हैड 3,012% redeemable preference share of 100 each fully paid up. The company had to redeem the shares at premium of 10%. It was decided by the company to issue following equity shares or debenture. These issue was fully subscribed and all amounts were received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profit, so journal entries in the books of company. अच्छा, तो कंपनी के पास जो है 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी ये दो चीज इशू कर रखी है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। तो ये देखो कंपनी जो है रिडेम्पशन के टाइम पे जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है तो फ्रेश इशू जो करती है उसमें वो शेयर इशू कर सकती है और डिवेंचर भी इशू कर सकती है। ऐसा नहीं कि इशू नहीं कर सकती, लेकिन उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगी रिडेम्पशन के काम पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे पहले 2 नोट होना चाहिए, वो हम लिखवा देते हैं, और टाइम होगा तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन में एक नोट, इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक नोट लिखो। इन केस ऑफ redemption of preference shares when the company choose the option of fresh issue, such fresh issue should be issue of shares. Fresh issue will not include इशू ऑफ डिवेंचर। इस लाइन का मतलब ये नहीं कि इशू कर ही नहीं सकती है, कर सकती है, इन्होंने किया भी तो है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है, उस पैसे का यूज नहीं कर पाएगी, कर सकती है लेकिन रिडेम्पशन में उसको यूज नहीं कर पाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ ना तो कि इशू किया है, तो इशू कर सकती है लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगी, वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर टाइम होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट दिन बताएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी of the same class of shares that are to be redeemed. सेम क्लास ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए, ये भी हम बताएंगे सेम क्लास ऑफ शेयर्स क्या होता है। मतलब तुम लोग इसके साथ कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि मैंने यहाँ पर लिखा था, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि क्या क्या इशू कर सकती है कंपनी। ये देखो, ये देखो यहाँ पर कहाँ चला गया ये देखो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कर सकती है। फिर मैंने क्यों बोला सेम क्लास ऑफ शेयर्स, बताएंगे उसको डिटेल्स में, वो
मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे करके इसका होता है। मतलब सेम क्लास का मतलब होता है वैसा प्रेफरेंस शेयर जैसा पहले इशू हुआ है सेम क्लास का, ठीक है। मतलब उसका जो फीचर्स है वो एज इट इज नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट दिन ही डिस्कस करेंगे, तभी जाके हम लोग इलास्ट्रेशन 7 कर पाएंगे। पॉइंट दोनों लिखवा दिया, इस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इलास्ट्रेशन 7 से आगे कर सकते हैं। और इलास्ट्रेशन 5 भी मैंने बाकी रखा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।